एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है। ऑफ कोर्स रात को आपको 9 बजे मिल रही होगी और रीज़न है इसके पीछे ऑफिस में बहुत सारा काम। तो कोशिश यही रहती है कि क्लास आपको टाइम पे 5-6 बजे मिल जाए, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाती है। अब शाम को ऑफिस से आकर के बना रहा हूँ क्लास को। चलिए, ट्रेजिक अनप्रिपेयर्डनेस आज के आर्टिकल का टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इस बार इंडिया में हीट वेव्स, गर्मी की जो तेज़ बौछारें हैं, कितनी तेज़ी से होने वाली हैं इस चीज़ पे, और सरकार इन चीज़ों से कैसे हमें तैयार कर सकती है। चलिए अपना क्विज़ देख लो जल्दी से। आर्टिकल पढ़ोगे लेकिन पढ़ते पढ़ते ट्रांसलेशन में नहीं खो जाना है, साथ में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ को कवर करना है। सारे एस्पेक्ट्स इस क्विज़ में कवर होंगे। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी ट्रेजिक अनप्रिपेयर्डनेस। बड़ा वर्ड है लेकिन मेरे ख्याल से आसान है। प्रिपेयर्ड तैयार करना, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, अनप्रिपेयर्डनेस या प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, अन लगा दिया मतलब तैयारी की कमी। कह रहा है जी ऐसी अनप्रिपेयर्डनेस हमने देखी है, ऐसी तैयारी की कमी हमने देखी है, लैक ऑफ रेडीनेस देखी है, जो ट्रेजिक है, जो अपने आप में ट्रेजिडी से भरी है, जो बड़ी दुखद है। आई बात समझ में? सरकार की इच्छा होती है तो 10 लाख लोगों को सरकार बुला सकती है किसी रैली में, किसी सभा में, लेकिन 10 लाख लोगों को बुलाने के लिए जो तैयारी करनी थी वो सरकार नहीं कर पाई, तो 12-13 लोग जो है गर्मी से मर गए। तो ये ट्रेजिक है, अपने आप में दुखद है। चलिए पूरा इवेंट क्या था आपको पता लगेगा टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिपेयर पीपल टू डील विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कह रहे सरकारें जो है ना, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, इनको प्रिपेयर करना ही चाहिए। मस्ट का मतलब चाहिए, प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना। इनका फ़र्ज़ है तैयार करना, प्रिपेयर करना। और किसको? आम जन को, लोगों को। अच्छा, किस काम के लिए भाई? क्यों तैयार करना है? तैयार करना है, इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है, डील विद करने के लिए। टू डील विद, डील विद करना यानी किसी चीज़ से निपटना। और निपटा किससे जाना चाहिए? ऐसे वेदर इवेंट से, ऐसे मौसम की घटनाओं से जो एक्सट्रीम हैं, जो चरम है। कभी बहुत सर्दी पड़ गई, बहुत गर्मी पड़ गई, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो होते रहेंगे, कुदरत से आप नहीं लड़ पाओगे। बस सरकार की जिम्मेदारी ये है कि कैसे भी करके लोगों को वो तैयार करे इन इवेंट से जूझने के लिए। सिंपल सेंटेंस, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है आपका, मस्ट प्रिपेयर इसकी वर्ब है। डील विद करना, डील विद करना, किसी चीज़ से निपटना। इसको कोप विद भी बोलते हैं, पुट अप विद भी बोलते हैं, ग्रैपल विद भी बोलते हैं, कंटेंट विद भी बोलते हैं। कंटेंट विद मैंने लिखा नहीं है, चलो ऐसा करो ना, मैं लिख ही देता हूँ। कंटेंट विद है ना, कंटेंट विद। ये सारे नोट्स जो हैं हैंडमेड है, मतलब मैं खुद टाइप कर रहा हूँ आपके सामने, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इसलिए बना करके लाता हूँ, ठीक है। और इसको टैकल विद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैकल विद। याद रखना, टैकल के साथ में कभी भी विद नहीं लगाना है। जो ये विद 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 देख रहे हो ना सबके साथ, टैकल वर्ब अपने साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निपटने के सिनोनिम है सारे के सारे, लेकिन जैसे लिखे हुए हैं वैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। कोप के साथ में अप मत लगाया ना, कॉमन सी मिस्टेक है, बहुत लोग करते हैं ना, कोप अप विद कर रहा हूँ जी मैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में है कोप विद, अप बीच में नहीं लगेगा। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो। सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं इस आर्टिकल की। स्मूथली पढ़ पाओगे अगर वोकैब को आप शुरू में ही देख लोगे। एक प्यारा सा लाइक और एक शेयर दे दो क्लास को, ताकि दूसरे बच्चों तक ये पहुंच सके। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट पेशी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। आ जाओ भाई वोकैब शीट। वोकैब शीट आपको देख चुके हो आप, मैंने नए तरीके से बना दी है।
हर रोज़ की आपको अलग से वोकैब मिल जाती है। शीट में पीछे स्क्रॉल करोगे, आज 19 की, फिर 18 की, फिर 17 की, है ना। तो जब भी कोई पुराना आर्टिकल पढ़ रहे होगे तो आसानी से आप अपनी वोकैब को निकाल सकते हो। साथ ही मैं लेक्चर का लिंक भी डाल देता हूँ। मान लो ये 17 वाला आपको पढ़ना है ना, तो लेक्चर का लिंक यहाँ पे डला हुआ है, क्लिक करोगे खुल जाएगा यूट्यूब में। चलो, आज के वर्ड्स हैं स्क्रैम्बल से लेकर के ऑन सेट तक, यानी कि 5 वर्ड्स। स्क्रैम्बल का क्या मतलब होता है भाई? देखिए, स्क्रैम्बल का मतलब है किसी चीज़ के लिए हड़बड़ी करना, जल्दबाजी मचाना। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको हर बार, ताकि आपके दिमाग में बैठे। आप घर में बैठे थे, अचानक से आपको बाहर 2 गाड़ियों के भिड़ने की आवाज़ आई, या बड़े से विस्फोट की, है ना, ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो आपकी रिएक्शन क्या होगा? जहाँ बैठे थे वहाँ बैठे रहोगे? नहीं, आप फटाफट भागोगे हड़बड़ी में बाहर की तरफ कि भाई कहीं मेरे किसी परिवार के मेंबर को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ तो कोई गलत बात नहीं हुई। तो आप इसी डर के मारे जब बाहर भागते हो ना, आधी चप्पल पहने हुए, वही एक्शन अंग्रेजी में कहलाता है स्क्रैम्बल करना। किसी काम के लिए क्लमजी तरीके से मूव करना, हरिंग मैनर में मूव करना, तेज़ी से किसी काम के लिए क्लमजी मैनर में भागना, ठीक है ना। वो आधी चप्पल पहनी हुई और आधी चप्पल उतरी हुई, वो वाली मूव होती है स्क्रैम्बल्ड मूव। Several Afghan nationals were seen scrambling towards the airport to leave the country. कई सारे अफगान नेशनल्स जो थे, अफगानिस्तान के जो लोकल्स थे, वो देखे गए हड़बड़ी करते हुए, स्क्रैम्बल करते हुए एयरपोर्ट की तरफ, ताकि वो देश को छोड़ पाएँ, लीव कर पाएँ अपनी कंट्री को। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आज का इल्यूसिव। जानते हैं आप इस वर्ड को? हर वो चीज़ इल्यूसिव है जिसको पकड़ना मुश्किल है। जैसे कि रेत इल्यूसिव है, जैसे कि किसी चीज़ पे अगर ऑयल लगाओ तो वो आपके हाथ में नहीं आएगी, आपके हाथ से छूट के भाग जाएगी, इल्यूसिव है। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से 4 साल से आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो, तो आप बोल सकते हैं कि भैया ये एग्ज़ाम और ये जॉब भी मेरे लिए इल्यूसिव है, मैं जिस चीज़ को नहीं पकड़ पाऊंगा वो चीज़ मेरे लिए इल्यूसिव है। द पुलिस वर फाइनली एबल टू नैब द इल्यूसिव थीव्स। पुलिस वाले आखिरकार एबल हुए नैब करने में, पकड़ लेने में, इल्यूसिव थीव्स को, ऐसे चोरों को जो पकड़ से बाहर थे, इल्यूसिव थे, जिनको पकड़ना मुश्किल था। स्लिपरिव और इवेसिव इसके सिनोनिम्स हैं। इल्यूड वर्ड से जो वर्ड जो है मिलके बना है। इल्यूड वर्ब का मतलब होता है बच निकलना। पुलिस आपके पीछे पड़ी, आप कैसे भी करके गली मोहल्ले में से निकल गए, तो आपने इल्यूड कर दिया पुलिस को, है ना। नेक्स्ट वर्ड है कोमॉर्बिडिटी। देखिए, मॉर्बिड है ना, मॉर्बिड, इस वर्ड को दिमाग में बिठाओ। मॉर्बिड का मतलब होता है बीमार या बीमारी, ठीक है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी, और कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है एक से ज़्यादा बीमारियों का एक साथ होना। किसी आदमी को शुगर भी है, बीपी भी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी है, अगर एक से ज़्यादा बीमारियां एक साथ है ना, तो वो आदमी कहलाएगा कोमॉर्बिड, ठीक है, कोमॉर्बिड। कुछ लोगों को जिनको वैक्सीन पहले लगी थी, कोमॉर्बिड लोगों को, आपको पता होगा, जिनको शुगर वुगर था उनको सरकार ने पहले वैक्सीन लगा दी थी। तो पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज़ सच एज डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर शुड गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट। ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको एक से ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट करवाना चाहिए खुद को। सबसे पहले इन लोगों को अपने वैक्सीनेशन जो है लगवाना चाहिए। आज के आर्टिकल में मॉर्बिड नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे ना, बीमारी से जुड़ा हुआ। चलिए, इनइलेक्टेबल, बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है पकड़ में। इनइलेक्टेबल और अनअवॉइडेबल एक ही बात है। ऐसी चीज़ जिससे ना बचा जा सके, जो इनएविटेबल हो, वो इनइलेक्टेबल या अनअवॉइडेबल होगी। इनएल्यूडेबल, इनएल्यूडेबल भी इसको बोल सकते हैं। ऊपर आपने एल्यूड वर्ड देखा है ना भाई, एल्यूड मतलब बच निकलना, एल्यूड मतलब बच निकलना, और इनएल्यूडेबल जिससे आप बच ना पाओ। आ रही बात समझ में? इनएस्केपेबल, ये सब सिनोनिम है एक दूसरे के। एविटेबल, इल्यूडेबल, एस्केपेबल, अवॉइडेबल, सब के आगे इन ऑन लगा दोगे तो, है ना, सिनोनिम बन जाएंगे। इफ़ रशिया यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स ओवर यूक्रेन या अगेंस्ट यूक्रेन, अ न्यूक्लियर वॉर विल बी इनइलेक्टेबल। अगर रशिया इस्तेमाल कर लेता है न्यूक्लियर वेपन्स को यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन के खिलाफ, तो एक न्यूक्लियर वॉर जो है वो बच पाने लायक नहीं होगी, इनइलेक्टेबल होगी, अनअवॉइडेबल होगी, यानी होके रहेगी, कुछ भी हो जाए फिर तो न्यूक्लियर वॉर होनी है। चलिए, लास्ट वर्ड है आज का ऑनसेट। मेरे ख्याल से वर्ड बहुत बार देख चुके हैं, आज फॉर्मली इसको अपने वोकैब शीट में ऐड कर रहे हैं। ऑनसेट का मतलब होता है जी किसी चीज़ की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, लेकिन अच्छी चीज़ की नहीं, बुरी चीज़ की। बीमारी की शुरुआत, घोर सर्दियाँ, घोर बरसात, घोर गर्मी की शुरुआत, इन्फेक्शन की शुरुआत, जंग की शुरुआत, समझ गए नहीं समझ गए, एग्ज़ाम की शुरुआत, अगर एग्ज़ाम आपको अच्छे नहीं लगते तो किसी भी गंदी चीज़ की शुरुआत को आप बोलते हैं ऑनसेट। ये वर्ड इतनी ख़राब चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि इस ऑनसेट वर्ड को असोल्ट भी बोल सकते हैं। भाई, अगर वॉर की शुरुआत हुई है तो हमला ही तो हुआ है।
अगर पेंडेमिक की शुरुआत हुई है तो ऑनस्लोट ही तो हुआ है ना, इतना नेगेटिव वर्ड है ये। इंडिया शुड अपग्रेड इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ अनदर इन्फेक्शियस पैंडमिक। भारत को अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर लेना चाहिए, अपने हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स को और बेहतर बना लेना चाहिए, इससे पहले कि ऑनसेट हो, शुरुआत हो एक और इन्फेक्शियस पैंडमिक की और एक फैलने वाली महामारी की। ठीक है, चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब जल्दी से आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये आर्टिकल की, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ये हो गए हैं बहुत कॉमन। ये क्या होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स? बहुत ज़्यादा रेन, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा विंटर्स यानी सर्दी। जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो लोगों की जान को खतरा होता है और आज बहुत ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी के साथ ये इवेंट्स हो रहे हैं। तो इनको तो रोका नहीं जा सकता, नेचर से लड़ना मुश्किल है, लेकिन सरकार एक काम कर सकती है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए लोगों को तैयार कर सकती है। जिस दिन बहुत गर्मी पड़ने वाली है उस दिन सुबह सुबह ही या एक दिन पहले ही अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मदद से टीवी और जो है रेडियो पे सबको बताए कि आज गर्मी पड़ेगी, आज बाहर कम निकलें, सनस्क्रीन का यूज़ करें, पानी पिएं, ये वाली दवाई खाएं, जिससे लोग अपनी जान बचा पाएंगे, अपने जो है वेदर इवेंट्स के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। लेकिन इस सारी जिम्मेदारियां भुला के महाराष्ट्र में सरकार ने क्या किया, एक रैली बुला ली, 10 लाख लोग उसमें इकट्ठा कर लिए। जब 10 लाख लोग धूप में इकट्ठे हुए सूरज के नीचे तो घुटन के मारे जो है 13 लोगों की मौत हो गई, 20-25 लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये घटनाएं दुखद हैं और शर्मनाक है, सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए इन चीज़ों पे। लोगों को तैयार करने की बजाय लोगों की जान की दुश्मन बनी है। आगे से सरकार ध्यान रखे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए लोगों के लिए सोच करके रखे। साथ में कुछ सजेशन देगा, क्रिटिसाइज़ कर रहा है सरकार को, क्रिटिसाइजिंग और सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आज का आर्टिकल है। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा आर्टिकल है, मेरे ख्याल से आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है द स्टेट ऑफ द ऑनगोइंग ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस इज such that India is going to have hotter days and more of them every year। कह रहे जो स्टेट है, जो अवस्था है, किसकी भाई? स्टेट का मतलब जानते हैं ना, ये वो वाला स्टेट नहीं है यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उसकी बात नहीं हो रही। स्टेट का मतलब है अवस्था। कह रहे जो कंडीशन है, अवस्था है उस ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस की जो ऑन गोइंग है, जो भी चल रहा है। ऑन गोइंग होना किसी काम का चालू होना। कह रहे ये अवस्था ऐसी है इस क्राइसिस की, सच दैट वो इस प्रकार की है कि दैट ये कि इंडिया जो है ना इज़ गोइंग टू हैव है, इंडिया हैव करने वाला है, इंडिया एक्सपीरियंस करने वाला है। और गर्म गोट जो है गर्म दिनों को, हॉट डेज़ को, जो हॉट डेज़ तो आने ही हैं, गर्मी के दिन तो आने ही हैं, लेकिन अब वो हॉटर होंगे, पहले से ज़्यादा गर्म होंगे, और मोर ऑफ देम पहले से ज़्यादा भी होंगे संख्या में भी, एवरी ईयर हर साल। तो ये है स्टेट। भारत में हर साल गर्मी बढ़ती जाएगी, हर 10 साल बाद आप देखोगे नए रिकॉर्ड्स छूता हुआ आपको मिलेगा गर्मी का मौसम। सेंटेंस इजी, स्टेट यानी कंडीशन, इसकी वर्ब है, स्टेट की वर्ब है इज़, इंडिया की वर्ब है इज़ गोइंग। व्हेन यू आर गोइंग टू हैव समथिंग या गोइंग टू डू समथिंग, ये फ्यूचर पर जो है इंडेफिनिट टेंस है, आप किसी काम को करने वाले हैं, है ना। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है, आई विल बाय अ न्यू कार। तो इज़ गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कभी कभी फ्यूचर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेंस की वीडियो में देख चुके हो सब, है ना। चलो, ऑन गोइंग का मतलब आप समझते ही हैं, जो चीज़ चल रही हो। कह रहे वाइल सम ऑफ द ब्लेम फॉर द इफेक्ट्स। अब देखो डैश से डैश के बीच में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, लेकिन मीनिंग इसका सबसे लास्ट में निकलेगा। कह रहे जी वाइल सम ऑफ द ब्लेम फॉर द इफेक्ट्स, डैश से डैश में लिखा है हीट रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी मे लाई एट द फीट ऑफ मेट्रोलॉजिकल कैप्रीस। इतना ही पढ़ ले। कह रहे जी जहाँ थोड़ा बहुत ब्लेम जो है, थोड़ा बहुत दोष जो है इन सभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का, कह रहे हो सकता है वो लाई करे, हो सकता है वो बिछा हुआ हो, वो हो सकता है पड़ा हुआ हो। लाई करना मतलब किसी चीज़ का लेटा हुआ या बिछा हुआ होना। और कहाँ बिछा हो, ये ब्लेम जो है बिछा हुआ हो पाँवों में, फीट में, मेट्रोलॉजिकल कैप्रीस के। अब ये क्या बोला है भाई, मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग या मौसम का जो विज्ञान है, मेट्रोलॉजी। और कैप्रीस का मतलब होता है जी इम्पल्स, मूडीपना, विम। कह रहे जी जहाँ ये सारा थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है ना, ये हो सकता है पाँवों में पड़ा हो या की वजह से हो मौसम में बदलाव के या मौसम में मूडीपने के। मौसम कभी भी बदल जाता है अचानक से, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कह रहे वहीं पे थोड़ा बहुत तो है इस मौसम का कसूर। कह रहे वहीं पे जो ज़्यादातर है ना, द बल्क ऑफ इट विल लाई एट द डोर ऑफ द गवर्नमेंट। ज़्यादा बड़ा कसूर हमारी सरकार का होगा, ना कि मौसम का होगा। अच्छा, कौन सी सरकार है भाई ये? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी
इट इज़ टू डील विद एंड मैनेज फोर्सेबल इनएविटेबिलिटीज़। कह रहे ये वही सरकार है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डील विद करे, निपटे और मैनेज करे अच्छे से ऐसी इनएविटेबिलिटीज़ को, ऐसी चीज़ों को जिनको बचा नहीं जा सकता, जो होने वाली हैं, इनएविटेबिलिटी हैं, जो फोर्सिएबल हैं, जो पहले से प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, जो पहले से फोरसी यानी देखी जा सकती हैं। तो सरकार के पास मौसम विभाग है, मौसम विभाग में बड़े अच्छे इक्विपमेंट हैं। इक्विपमेंट आपको पहले ही बता देते हैं 6 महीना कि कितनी बारिश, कितने चक्रवात, कितनी गर्मी। तो भैया सारा कसूर अब सरकार का ही है, मौसम का कसूर मत लगाओ। थोड़ा बहुत कसूर दे सकते हो मौसम को, ज़्यादा कसूर होगा सरकार का, जिसकी सारी जिम्मेदारी यही बनती है कि लोगों को वो तैयार करे और मैनेज करे ऐसी इनएविटेबिलिटीज़ को, ऐसी चीज़ें जो होने वाली हैं और जो फोर्सिएबल हैं, जो सरकार अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट को यूज़ करके पहले से फोर्सी कर सकती है। थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है लेकिन बड़ा आसान है अगर पीस बाय पीस पढ़ेंगे। अब ये बीच वाला देख लो क्या था। कह रहे ये इफेक्ट्स वो हैं हीट रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ऐसी मॉर्बिडिटी, ऐसी बीमारियां, ऐसी डिसीज़ कंडीशन जो हीट से रिलेटेड हैं और साथ ही ऐसी मोर्टेलिटी, ऐसी मौतें, ऐसी डेथ्स जो हीट से जुड़ी हुई हैं। समझ में आ गई? तो ये चीज़ें तो सरकार रोक ही सकती है ना, कोई गर्मी से कोई आदमी ना मरे। ब्लेम की वर्ब है मे लाई। व्हेन समथिंग इज लाई एट द फीट ऑफ समवन, तो इसका मतलब है वो चीज़ उस आदमी की वजह से है। बल्क की वर्ब है विल लाई। बल्क का मतलब है एक बड़ा हिस्सा, अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ समथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब है इज। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। इट यहाँ पे रिडंडेंट है, बिना बात का लगा हुआ है, इसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू डील विद, है ना। फॉरसीबल जो पहले से सी कर किया जा सके, प्रिडिक्ट किया जा सके, भविष्यवाणी की जा सके। कह रहे ऑन April 16 नियरली a million people gathered on an uncovered ground in Navi Mumbai for an event in which social activist Dattit Roy Narayan received a state award। लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी 16 अप्रैल को ये हुआ कि लगभग 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए एक अनकवर्ड ग्राउंड में, एक ऐसे ग्राउंड में जिस पे कोई कवर नहीं था, जिसके सर पे कोई छत नहीं थी। और 10 लाख लोगों के लिए छत बन भी नहीं सकती, है ना, बड़ी नेचुरल सी बात है कि। तो कह रहे जी 10 लाख लोग एक अनकवर्ड ग्राउंड में इकट्ठे हो गए नवी मुंबई में एक इवेंट के लिए, एक रैली के लिए, एक सभा के लिए, जिसमें सामाजिक सुधारक, सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान दत्तित राय नारायण जी को मिला एक स्टेट अवार्ड, एक ऐसा अवार्ड जो महाराष्ट्र की सरकार देती है। अच्छा ये कैसे मिला भाई, कैसे हुए इकट्ठे लोग? ये कह रहा है जी ये सारा काम हुआ विद यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह एंड कपिल पाटिल, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जॉइनिंग हिम ऑन अ कवर्ड पोडियम। ये सारा काम हुआ इन सभी बड़े बड़े मिनिस्टरों के, नेताओं के, इस आदमी को, दत्तित राय को ज्वाइन करने के साथ ही। और कैसे ज्वाइन किया इन्होंने? इन साहब लोगों ने ज्वाइन किया एक कवर्ड पोडियम के नीचे, ऐसा पोडियम, ऐसा मंच जो कवर्ड था, जिसके सर पे छत थी। ठीक है, तो ये मस्त अपना छत के नीचे खड़े थे, भाषण दे रहे थे। और ये पता नहीं 10 लाख लोग कौन थे जो उस रैली में आए, है ना, समझ गए ना। पीपल की वर्ब है गैदर्ड, दत्तित राय की वर्ब है रिसीव्ड। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है जब न्यूज़ सुनते हैं कि लोग कैसे अपना काम धंधा छोड़ के पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे इकट्ठे हो जाते हैं, गर्मी में इकट्ठे हो जाते हैं 10-10 लाख लोग, है ना। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इट इज़ बल्क ऑफ इंडिया, ज़्यादातर इंडिया ऐसा ही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी मोर देन 120 पीपल सफ़र्ड कंसीडरेबल हीट स्ट्रेस। कह रहे 120 से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया, सहा हीट से होने वाली स्ट्रेस को, गर्मी से होने वाले तनाव को, जो बड़ा कंसीडरेबल था, बड़ा सिग्निफिकेंट था, जो साइज़ में बहुत ज़्यादा था, मात्रा में बड़ा इंटेंस था। हीट स्ट्रेस समझते हैं ना, गर्मी से उनको किसी को चक्कर आ गया, किसी को गला सूख गया, किसी कोई नीचे गिर गया, कोई बेहोश हो गया। अब देखो और क्या हुआ। 13 डाइड, 13 लोगों ने जान खो दी। एंड 18 अदर्स वर हॉस्पिटलाइज्ड, 18 दूसरे ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। चलो पीपल सफर्ड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मेरे ख्याल से इजीली मिल जाएगा ना। 13 की वर्ब डाइड, 18 की वर्ब, अदर्स की वर्ब हॉस्पिटलाइज्ड। कह रहा है मिस्टर शिंदे कॉल्ड द डेथ्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट फॉर्चून हैड नथिंग टू डू विद इट। कह रहे जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने कॉल किया इन डेथ्स को बड़ा अनफॉर्चुनेट। उन्होंने नाम दिया या बुलाया इन मौतों को बड़ा ही दुखद, बड़ा ही अभाग्यपूर्ण। कह रहे लेकिन भाग्य का, फॉर्चून का, लक का कुछ भी लेना देना नहीं था इन मौतों के साथ। इन मौतों की सीधे जिम्मेदारी सरकार पे है। शिंदे की वर्ब है कॉल्ड, फॉर्चून मतलब भाग्य, लक उसकी वर्ब है हैड। व्हेन यू हैव नथिंग टू डू विद समथिंग, आपका उस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है।
देखो ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, बोल सकते हो आप। आपका दोस्त है, आपने दोस्त ने बोला भाई ऐसा यहाँ चलोगे, आपने बोला जी मेरा उस जगह से कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट प्लेस, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, है ना, मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से बड़ा आसानी से इंटीग्रेट करो। चलो, फॉर्चून लक हो गया, अनफॉर्चुनेट मतलब जो अनलकी हो, हैप्लेस हो, ट्रेजिक हो, दुखद हो, है ना। अब देखो सरकार की जिम्मेदारी क्यों बनती है सारी। कह रहा है जी न्यूज़ रिपोर्ट सेड दैट इंडिविजुअल्स स्पेशली पुलिस पर्सनल वर स्क्रैम्बलिंग टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर टू दोज इन डिस्ट्रेस। कह रहे जी न्यूज़ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स, खास करके कुछ पुलिस वाले बड़ा हड़बड़ी कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे ताकि ला के दे सकें पीने का पानी उन लोगों को जो डिस्ट्रेस में है, जो स्ट्रेस के अंडर में है, जो परेशान है ना, कोई चक्कर खा के गिरा हुआ है या कोई इस टाइप का आदमी। अच्छा, क्यों कर रहे थे ऐसा। कह रहे बिकॉज वाटर एट द साइड हैड बिकम टू हॉट टू ड्रिंक। कह रहे क्योंकि पानी जो था इस जगह पे, इस साइड पे, वो हो चुका था बहुत गर्म पीने के लिए, मतलब इतना गर्म था कि पिया नहीं जा सकता था। तो फिर बाहर से पुलिस वाले किसी किसी को पानी लाके दे रहे थे। और कह रहा है एंड टू कैरी देम ऑन मोटरसाइकिल्स टू अवेल मेडिकल असिस्टेंस। और कह रहा है कुछ लोग, कुछ पुलिस वाले स्क्रैम्बल एक और काम के लिए कर रहे थे, वो हड़बड़ी मचा रहे थे उनको कैरी करने के लिए, उठा ले जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल्स पे, ताकि अवेल कर सकें मेडिकल असिस्टेंस को, किसी डॉक्टर की हेल्प को अवेल करना, फ़ायदा उठाना। मेडिकल असिस्टेंस मतलब चिकित्सकीय जो है मदद। समझ में आ गया सेंटेंस। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट ने बताया कि कोई इंतजाम नहीं था वहाँ पे, पुलिस वालों को मोटरसाइकिल पे बिठा बिठा के ले जाना पड़ रहा था, लोगों को पानी पिलाना लाना पड़ रहा था, क्योंकि ना पानी का ढंग से इंतजाम था, गर्म हो गया था पानी। रिपोर्ट्स की वजह सेड इंडिविजुअल्स की वजह वर स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बल करना, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करना, आधी चप्पल पहन के भागना, है ना, जल्दबाजी में। वाटर की वजह हैड बिकम, पुलिस पर्सनल या सम इंडिविजुअल्स वर स्क्रैम्बलिंग फॉर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग क्या है, टू ब्रिंग वाटर, और सेकंड थिंग क्या है, टू कैरी देम ऑन मोटरसाइकिल। स्ट्रक्चर को पूरा पकड़ो। दे वर स्क्रैम्बलिंग टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड दे वर स्क्रैम्बलिंग टू कैरी देम ऑन मोटरसाइकिल्स। दोनों इन्फिनेटिव जुड़े हुए हैं एंड कंजंक्शन से, एंड से। चलो और बढ़े आगे। एक सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पे, जो बच्चे पुराने हैं खास करके रिप्लाई करना। अवेल के बाद में ऑफ लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मुझे अवेल के बाद में ऑफ लगाना है तो मुझे और कौन सा वर्ड है जिसको यूज़ करना होगा। सब लोग आंसर करो कमेंट्स में। अवेल के बाद में ऑफ अगर लगाना हो तो साथ में कौन सा वर्ड और भी लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार हुआ है पिछले 15 दिनों में। कह रहे दिस स्पीक्स लेस टू देयर रिसोर्सफुलनेस एंड मोर टू द एब्सेंस ऑफ अ सिस्टमेटिक प्लान फॉर द इवेंट। कह रहा है ये जो पूरी घटना है ना ऊपर वाली, ये कम तो बात करती है या बारे में बात करती है रिसोर्सफुलनेस के। रिसोर्सफुलनेस क्या होता है, आपके रिसोर्स से फुल होने की क्वालिटी को, आपके संसाधनों से भरपूर होने की क्षमता को, या यूं कह दें आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी को। कह रहा है ये जो पूरी घटना है ये आपकी एबिलिटी की बात कम करती है और ज़्यादा किसकी बात करती है, स्पीक्स मोर टू किसको करती है, एक एब्सेंस को, एक ना मौजूदगी को, जो है एक सिस्टमेटिक प्लान की, जो इस इवेंट के लिए बनाया जाना था फॉर द इवेंट। और कौन सा इवेंट है और कौन सा प्लान है। कह रहे वो प्लान जो अकाउंट फॉर करे, जो हिसाब दे, जो रिस्पॉन्सिबल हो ऐसी प्रॉब्लम्स का, जो प्रिडिक्टेबल सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है और जो एक कदम आगे की हैं। भाई फर्स्ट कदम की प्रॉब्लम क्या है, पानी होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्या है, सेकंड लेवल की, पानी तो हो लेकिन वो ऐसा हो जो पिया जा सके, क्योंकि गर्मी होगी तो पानी बहुत गर्म हो जाएगा। तो एक कदम जब आगे का कुछ काम करते हैं ना, वो आपका सेकंड ऑर्डर होता है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कर सकते हो आप, सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। समझ पा रहे हो। तो ये सारी घटना जो है आपके लैक ऑफ प्लान के बारे में बताती है, जो आपने कभी बनाया ही नहीं, बस लोगों को बुलाना था अपनी वाटर बैंक को चमकाने के लिए। दिस की वर्ब स्पीक्स दैट आया है प्लान के लिए, दैट की वर्ब है अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब देना या उसका जिम्मेदार बनना। रिसोर्सफुलनेस आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमताएं हैं। स्पीक टू करने का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में एविडेंस देना, किसी चीज़ का सबूत देना। अगर ये लिख रहा हूँ ना दिस स्पीक्स लेस टू, तो मैं इसका ऐसा भी लिख सकता हूँ दिस गिव्स लेस एविडेंस ऑफ। समझ में आ गई। इंग्लिश में ये फ्रेज है स्पीक टू समथिंग, इसका मतलब है किसी चीज़ की गवाही या एविडेंस देना। चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट में कह रहा है जी आफ्टर द इवेंट एक्सपर्ट्स ऑल्सो सेड दैट द एरिया लैक्ड अ लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेशन टू इशू हीट अलर्ट्स। कह रहा है जी इवेंट होने के बाद में
लोगों के जान खो देने के बाद में। कई जानकारों ने ये भी बताया, सेट किया टीवियों पे, रेडियो पे, दैट वो ये कि जो ये एरिया था ना, इसमें कमी थी, लैक करता था ये एक लोकल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेशन की, एक लोकल भारत के मौसम विभाग के एक स्टेशन की। और क्यों? ताकि इशू कर्ज किया जा सके, ताकि दिया जा सके हीट के अलर्ट्स को, गर्मी से जुड़े हुए अलर्ट्स को। तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब मौसम विभाग का कोई स्टेशन नहीं था। अगर स्टेशन होता इस एरिया में तो हीट अलर्ट्स मिल जाते और पहले ही लोगों को पता लग जाता कि क्या होना है। एक्सपर्ट्स की वर्ब है सेड, ठीक है, सेड। एरिया की वर्ब है लैक। लैक का मतलब होना किसी चीज़ की कमी होना। कह रहा है दिस मिस इज़ द पॉइंट, कह रहा है ये चीज़ ही पूरे पॉइंट को मिस करती है। एक्चुअल में ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा क्या है भाई? कह रहा है मैनी प्लेस इन इंडिया आर लाइकली टू हैव लार्ज पॉलिटिकल इवेंट बिफोर एन ऑफिशियल वेदर स्टेशन। कह रहा है भारत में तो ऐसी बहुत जगह हैं, मैनी प्लेसेस इन इंडिया हैं, जो लाइकली हैं, जो संभावित हैं कि वो रखने वाले हैं या देखने वाले हैं या हैव करने वाले हैं एक बड़ी चुनावी जुमले जो रैली को, इवेंट को। और किससे पहले? इससे पहले कि एक ऑफिशियल वेदर स्टेशन वहाँ पे बने। हर गांव में, हर शहर में ऑफिशियल वेदर स्टेशन नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही होने वाला है ना, रैलियाँ वहाँ पे होंगी। प्लेसेस की वर्ब है आर। और क्या होने वाला है? कह रहे दिस टुगेदर विद द रैपिड ऑनसेट ऑफ इंडियाज हीट क्राइसिस पुट्स द स्पॉटलाइट ऑन द फंडामेंटल येट एल्यूसिव कोज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड इनजस्टिस। कह रहे ये जो बात हमने आपको भी बताई है ना, ये ऊपर वाली बात मिल करके टुगेदर विद मतलब साथ में। अच्छा, और दूसरी कौन सी चीज़ के? रैपिड ऑनसेट के साथ में, तेज़ी से होने वाले उस शुरुआत के साथ में, जो है इंडिया के हीट क्राइसिस की, गर्मी से जुड़े हुए एक क्राइसिस की। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, इस गर्मी से, क्राइसिस से, जो गर्मी का जो क्राइसिस तेज़ी से आने वाला है अगले 2 महीनों में, इसके साथ मिलके ये ऊपर वाली चीज़ पुट करती है, रखती है सारी स्पॉटलाइट को, सारी अटेंशन को उस फंडामेंटल, उस बुनियादी, लेकिन येट का मतलब अभी भी, लेकिन जो अभी भी एल्यूसिव कॉज है, ऐसा कारण जो एल्यूसिव है, जो पकड़ में नहीं आ रहा, क्लाइमेट रिलेटेड इनजस्टिस का, क्लाइमेट से जुड़े हुए अन्याय का। अब वो अन्याय आपको बताएगा क्या है। द परसिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच सम पीपल आर एट द मर्सी ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और देयर लीडर्स। कह रहे वो क्लाइमेट रिलेटेड इनजस्टिस ये है भारत में कि परसिस्टेंस है, आज भी ड्यूरेबिलिटी है, आज भी मौजूदगी है, प्रेवलेंस है कुछ ऐसी कंडीशंस की, कुछ ऐसे हालातों की जिनमें कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो एट द मर्सी ऑफ होते हैं, रहमो करम पे होते हैं। एट द मर्सी ऑफ समवन, किसी के रहमो करम पे होना, किसी की मर्सी पे होना। और किसकी मर्सी पे होते हैं? अपने बॉस की मर्सी पे होते हैं, अपने एम्प्लॉयर की, या अपने नेताओं की मर्सी पे होते हैं, अपने लीडर्स की। अच्छा, क्यों होते हैं भाई मर्सी पे? किस बात के लिए होते हैं? आगे बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू सर्वाइव अ हॉट डे और एज एट द April 16 इवेंट इवन अ फ्यू हॉट आवर्स। ये मर्सी पे होते हैं, रहमो करम पे होते हैं एक गर्म दिन को सर्वाइव करने के लिए, और या फिर जैसा कि 16 तारीख के इवेंट पे हुआ, कुछ गर्म घंटों को भी सर्वाइव करने के लिए। तो सरकार ने कह दिया आज गर्मी होगी, लेकिन आपके बॉस ने आपको सुबह जाते ही बोल दिया, छोटा मोटा काम करते हो आप, सुबह बोल दिया कि जा बाहर जाके ये काम करके आ, तो आप क्या करोगे? आप तो बॉस की मर्जी पे हो ना, वो तो आपको बाहर भेज रहा है गर्मी में। तो आप जब उनकी मर्जी पे हो तो फिर सरकार क्या कर सकती है? तो यही क्लाइमेट रिलेटेड इनजस्टिस है इंडिया में। लोगों का अपनी ज़िंदगियों पे ही बस नहीं चलता है, अपने लीडर्स के पीछे बावले हो जाते हैं या अपने बॉसेस के सामने मजबूर हो जाते हैं। सेंटेंस बहुत अच्छा है, लंबा है, लेकिन आपको मैंने इसकी सोल पकड़वा दी, इसकी आत्मा पकड़ ली आपने। अब देख लो इसकी स्ट्रक्चर, इसमें एक आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ये जो दिस है, ये ऊपर वाली बातचीत के लिए आया, वेदर स्टेशन ना होना। दिस की वर्ब है पुट्स, परसिस्टेंस की वर्ब है कोई वर्ब नहीं है, परसिस्टेंस सब्जेक्ट ही नहीं है, परसिस्टेंस सब्जेक्ट ही नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की मौजूदगी, किसी चीज़ की प्रेवलेंस, किसी चीज़ का आज भी बना हुआ होना। जैसे आज भी देश में गरीबी की परसिस्टेंस है, आज भी देश में गुंडागर्दी की परसिस्टेंस है कुछ स्टेट्स के अंदर खास करके, है ना। किसी चीज़ की मौजूदगी या बने रहने की क्वालिटी, परसिस्टेंस। पीपल की वर्ब है आर। पीपल एक ऐसा नाउन इंग्लिश में जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, है ना, ऑलवेज। एट द मर्सी ऑफ, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है किसी के रहमो करम पे होना। अगर मुझे इस पर क्वेश्चन बनाना हो तो मैं ऑन द मर्सी ऑफ लिख के दे दूंगा, जो कि गलत है। एट द मर्सी ऑफ समवन, किसी के रहमो करम पे, अंडर कंट्रोल होना। एल्यूसिव, इलेक्टेबल, याद है ना, इवेसिव, ऐसी चीज़ जिससे जो हाथ में ना आए, है ना, जो जिसको पकड़ना मुश्किल हो। चलो, ऑन सेट आपने देख लिया था पहले से ही, बिगनिंग या स्टार्ट किसी चीज़ की। चलिए अब ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट से बता दें आपको।
देखो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, बहुत बार हो चुका है, आज आपका हो जाएगा रिवीजन। मैं कुछ आपको जो है प्रेपोजिशंस बता रहा हूँ जिनको देख के आपको हो सकता है कभी कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन याद रखें ये प्रेपोजिशन अपना जो ऑब्जेक्ट लेंगी उनको कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं मानना है। कौन कौन सी प्रेपोजिशन है? अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम या एज वेल एज। 2-3 और भी हैं जैसे असाइड फ्रॉम है, टुगेदर विद है। इन सब का मतलब है साथ ही साथ, साथ ही साथ। जैसे इंडिया अलोंग विद द यूएस आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज। इंडिया जो है साथ ही साथ अमेरिका के जो है यूएस के, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज का, कामयाब जनतांत्रिक देशों का। अब देखो यहाँ पे कौन दो लोग हैं जो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है या परफेक्ट एग्जाम्पल है? इंडिया अमेरिका के साथ ही साथ, तो दो हो गए ना भाई। एक तो इंडिया हो गया, साथ ही साथ अमेरिका हो गया, तो आप वर्ब आर लगाओगे। बस यहीं पे ये रूल ट्रिगर हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा है। देखो जी, आप हिंदी में दोनों को कितना भी गिन सकते हो भाई, हिंदी में इंडिया और यूएस दो हैं, लेकिन अंग्रेजी में अलोंग विद एक प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन लिखा रहता है ना, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर अमेरिका इस अलोंग विद का ऑब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट कौन बचा? सब्जेक्ट बचा इंडिया। तो भैया इंडिया के लिए वर्ब लगेगी, अब इंडिया के लिए वर्ब आएगी इस। बस यही समझाना चाह रहा हूँ। इन प्रेपोजिशन का मतलब होता है साथ ही साथ, लेकिन सब्जेक्ट में वो साथ ही साथ के बाद जो लिखी हुई चीज़ है उसको ऐड मत कर देना। वो चीज़ तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुकी है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जो इनसे पहले बच गया हो वर्ब उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। दिस बुक इन एडिशन टू सेवरल अदर बुक्स विद सिमिलर थीम हैज़ या हैव बीन बैंड द वर्ड ओवर। ये वाली किताब साथ ही साथ कई दूसरी किताबों के जिनकी ऐसी ही थीम है, कह रहा है बैन हो चुकी है पूरी दुनिया में। हैज़ बीन बैंड द वर्ड ओवर, द वर्ड ओवर मतलब पूरी दुनिया में। अब कोई पूछे भाई कौन सी किताब बैन हुई है, आप बोलोगे बहुत सारी हुई हैं, ये वाली भी हुई है और इसके जैसी दूसरी भी हुई हैं, लेकिन अंग्रेजी में इन एडिशन टू के बाद में ये दूसरी की दूसरी सब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुकी हैं। अब सब्जेक्ट बचा दिस बुक, तो दिस बुक के हिसाब से वर्ब आएगी हैज़। हमेशा सिंगुलर नहीं आएगी। मान लो दिस बुक की जगह यहाँ दीज बुक लिखा होता, दीज बुक्स लिखा होता, तो भैया फिर दीज बुक्स के हिसाब से हैव लग जाता, ठीक है। आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट बचा क्या, जो बच जाए वही आपका सब्जेक्ट बनेगा। अगर वो सिंगुलर हो तो वो सिंगुलर वर्ब ले लेगा, अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब ले लेगा। इनके बाद में जो लिखा हुआ है उसको सब्जेक्ट नहीं मानना। द डॉग बिसाइड या बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम अ मंकी एंड अ पैरेट वॉज एवर रेस्क्यूड। जो कुत्ता था साथ ही साथ एक बंदर के और एक तोते के रेस्क्यू किया गया। कुत्ता अकेला रेस्क्यू हुआ है, इन दोनों को प्रेपोजिशन को आपको ऑब्जेक्ट मिल गए हैं, तो आप यहाँ पे वॉज लिखेंगे, वॉज रेस्क्यूड। लास्ट वाला भी आप सही कर ही लेंगे। स्मृति साथ ही साथ जो है शालिनी के जीत चुकी है इस साल की स्कॉलरशिप, तो शालिनी जो है ना सब्जेक्ट बनेगी ऐसे। डिटेल में करवा दिया रूल, स्क्रीनशॉट ले लो। 5-6 प्रेपोजिशन आपको नींद में भी जगा के पूछा जाए तो आपको याद होनी चाहिए। इस रूल के बारे में आपको नहीं बोलना है ना, सिंपल सा रूल है। बढ़ेंगे आगे। करें जी, एज लॉन्ग एज दिस इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप इज अलाउड टू एग्जिस्ट, हीट एक्शन प्लान्स एंड हीट अलर्ट्स कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड इफेक्ट। करें जब तक ये असंतुलन समाज के रिश्तों में अलाउ किया जाता है कि वो एग्जिस्ट करे। आपका बॉस इतना पावरफुल है कि वो आपको जान दांव पे लगा करके बाज़ार में किसी काम के लिए भेज सकता है। उसको पता है आज गर्मी इतनी पड़ रही है कि हो सकता है ये आदमी प्यास से मर जाए। कह रहे जब तक ये इम्बैलेंस एग्जिस्ट करेगा हमारे समाजों में, तब तक कितने भी हीट एक्शन प्लान और हीट अलर्ट बना लो, वो लिमिटेड बेनिफिट के ही होंगे, उनका जो फ़ायदा है वो बड़ा सीमित सा होने वाला है। इम्बैलेंस की वर्ब है इज़ अलाउड, एक्शन प्लान अलर्ट्स की वर्ब है कैन बी। समझ में आ गया सिंपल सेंटेंस। इंस्टेड इंडिया मस्ट वर्क टुवर्ड्स becoming a country in which every individual is equipped with climate literacy sufficient to know why higher temperature plus higher relative humidity and or dehydration equals high risk of injury and death। कह रहे जी बजाय इसके भारत को वर्क टुवर्ड करना चाहिए, इस चीज़ की तरफ काम करना चाहिए, और किस चीज़ की तरफ? बन जाने की तरफ। एक ऐसा देश, एक ऐसा कंट्री जिसमें हर आदमी इक्विप्ड विद है, हर आदमी के पास ये इक्विपमेंट है या सक्षमता है। व्हेन यू आर इक्विप्ड विद समथिंग, किसी काम को करने की आपके पास ताकत या कैपेबिलिटी आ जाती है। तो हमें ऐसा देश बनाना है जहाँ हर आदमी जो है इक्विप्ड विद हो, हर आदमी तैयार हो, सक्षम हो, और किस चीज़ से?
क्लाइमेट लिटरेसी से, मौसम को लेकर के साक्षरता से, अवेयरनेस से, एजुकेशन से, और जो सफिशिएंट हो, जो एडिक्वेट हो, ये जानने के लिए इस चीज़ को कि क्यों जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है और साथ में प्लस ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और साथ में या फिर डिहाइड्रेशन होता है, तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं ना, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्क इंजरी या डेथ का। तो हर आदमी को पता हो कि आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन होगी तो मेरी मौत भी हो सकती है, मुझे आज पानी लेके साथ निकलना है, मुझे सूखे गले के साथ नहीं घूमना। तो ये लिटरेसी हर आदमी के पास हो। अच्छा, और क्या हो उसके पास भाई, इक्विपमेंट और किस चीज़ से हो वो हो उस एबिलिटी से टू एक्सेस कूल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेटेड शेल्टर एंड लॉजिंग एंड अफोर्डेबल इमरजेंसी मेडिकल केयर वेरेवर व्हेनेवर। साथ ही साथ हर आदमी के पास एबिलिटी हो एक्सेस की, पहुंच की, ठंडे और साफ़ पानी के, ड्रिंकिंग वाटर के, ऐसे शेल्टर के, ऐसे छप्पर के जो वेंटिलेटेड हो, जिसमें हवा फ्रीली जो है अलाउ की, जो अंदर जा सकती हो बाहर आ सकती हो। शेल्टर समझते हैं ना, उसका घर दुकान जहाँ भी वो काम करता है ऐसा शेल्टर हो जहाँ पे हवादार हो वो, है ना। और लॉजिंग भी उसकी वैसी हो, लॉजिंग मतलब जहाँ वो सोता है, उसका अकोमोडेशन, उसका घर। और अफोर्डेबल मेडिकल केयर भी उसको मिलती हो जब भी जहाँ भी उसको चाहिए हो। तो ये मिलना चाहिए भारत में हर आदमी को, है ना कि रैलियों में दिमाग ख़राब करे, अपना टाइम ख़राब करे। इंडिया की वर्ब है मस्ट वर्क, ठीक है, मस्ट वर्क। इंडिविजुअल की वर्ब है इक्विप्ड विद, इंडिविजुअल शुड बी इक्विप्ड विद मैनी थिंग्स। पहली चीज़ है क्लाइमेट लिटरेसी, दूसरी चीज़ है एबिलिटी, तीसरी चीज़ है वेंटिलेटेड शेल्टर, चौथी चीज़ है अफोर्डेबल इमरजेंसी केयर, ऐसा समझ लो। टेम्परेचर, इसकी वर्ब है इक्वल्स। ये दोनों जो हैं ह्यूमिडिटी और डिहाइड्रेशन सब्जेक्ट के पार्ट नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लस नाम के प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में, तो प्लस से जुड़ गए वो, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, वही वाला चक्कर है ये। प्लस के साथ में इसने इनको सिंगुलर वर्ब दे रखी है टेम्परेचर को। चलो, लॉजिंग मतलब आपके रहने का जगह, अकोमोडेशन, शेल्टर मतलब जहाँ आप खड़े होते हो या बैठते हो या काम करते हो। करेजी नोटिस हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलर टू दोज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द कोविड-19 पैंडमिक। कह रहे नोटिस करो, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, समझो इस चीज़ को। और किस चीज़ को भाई, कैसे ये सभी रिक्वायरमेंट्स, ये सभी ज़रूरतें बिल्कुल हूबहू हैं, सिमिलर टू हैं, और किसके, उन सभी के जो रिक्वायर्ड होती हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए कोविड-19 पैंडमिक को। उसमें भी तो यही चाहिए, साफ़ सुथरा घर हो, ठंडा पानी हो, इमरजेंसी मेडिकल केयर हो। कह रहे नोटिस करो, ये सब चीज़ें वही तो हैं जो कोविड में हमें चाहिए थी। और कह रहे जो चाहिए होती है, इनफैक्ट ज़्यादातर नेशनल क्राइसिस में ऐसे जो है नेशनल यानी राष्ट्रीय तूफानों में या विपत्तियों में जो ज़्यादातर हैं। आगे बात समझ में। रिक्वायरमेंट्स की वर्ब है आर, क्राइसिस यहाँ पे प्लूरल है, बेसिस, क्राइसिस लिख दूँ यहाँ पे, बेसिस है ना, थीसिस, हाइपोथेसिस, ये सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में IS आता है, अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो पीछे ES लगा देंगे। सिंगुलर क्या होगा, क्राइसिस, प्लूरल क्या होगा, क्राइसिस, ES के साथ प्लूरल, IS के साथ में सिंगुलर। याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। सिमिलर के बाद में टू लगेगा, लेकिन सिमिलर की एक सिनोनिमस वर्ब है रिसेंबल, इसके बाद में टू नहीं आता। तो याद करें वो सारी वर्ब्स जो एक दूसरे की सिनोनिमस हैं, एक वर्ब प्रेपोजिशन लेती है और दूसरी वर्ब प्रेपोजिशन नहीं लेती। जैसे लुक के बाद में फोर आ जाएगा लेकिन सीक के बाद में फोर नहीं आएगा, दोनों का मतलब है ढूंढना। जैसे वेट के बाद में फोर आ जाएगा लेकिन अवेट के बाद में फोर नहीं आएगा, दोनों का मतलब है इंतज़ार करना। याद है ना सारी वर्ब्स। वैसे ही सिमिलर के बाद में, एडजेक्टिव के बाद में टू आ जाएगा, लेकिन रिसेंबल वर्ब के बाद में टू नहीं आएगा। आज के क्विज में सारे कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं, डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हो गए। कह रहा है दिस इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस, कह रहा है ये कोई संयोग नहीं है जो ऊपर हुआ है। संयोग यानी कोइंसिडेंस यानी कि फेट। कह रहा है गवर्नमेंट्स मस्ट डिस्ट्रॉय कंडीशंस इन विच पीपल आर डिनाइड द मीन्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर ए क्राइसिस। कह रहा है सरकारों को तबाह कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए उन सभी कंडीशंस को, उन सभी हालातों को जिनमें लोगों को डिनाई किया जाता है, जिनमें लोगों को वंचित किया जाता है, उन मीन्स को, उन उपायों को, उन कदमों को जो हैं प्रिपेयर करने के लिए खुद को ही किसी क्राइसिस के लिए। अगर तूफ़ान आने वाला है लेकिन आपकी नौकरी की वजह से आप तूफ़ान में अपनी जान नहीं बचा पा रहे हो, अपने परिवार वालों की, तो सरकार को ऐसी नौकरी को ही ख़त्म कर देना चाहिए। आ रही बात समझ में, ऐसी कंडीशंस को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। चलिए सिंपल सेंटेंस, पीपल आर डिनाइड, गवर्नमेंट्स मस्ट डिस्ट्रॉय। कह रहा बट ऑन April 16 अ गवर्नमेंट क्रिएटेड देम,
कह रहा है लेकिन अप्रैल 16 को एक शर्मनाक तरीके से सरकार ने ही एक क्राइसिस को क्रिएट कर दिया 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक मैदान में। चलिए सिंपल सा आर्टिकल था, जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा है सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी क्या होती है हीट एक्शन प्लान्स और अलर्ट्स पे पूरी तरीके से रिलाई करने की। भी सरकार आपको बता देगी आज गर्मी पड़ने वाली है, तो क्या यही एक कदम है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो हमेशा हर आदमी के लिए, और अगर नहीं कर सकते तो इस कदम की सबसे बड़ी कमी क्या है। इसकी कमी ये है कि ये प्लान झूठे होते हैं, ये फेल हो जाते हैं, या इसकी कमी ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं क्लाइमेट वार्निंग के बारे में सुन ही नहीं पाते हैं, ना वो टीवी देखते हैं ना मोबाइल चलाते हैं। या फिर कमी ये है कि कुछ लोगों के ये बियॉन्ड कंट्रोल है कि वो अपना शेड्यूल ही एडजस्ट नहीं कर सकते इन प्लान्स अलर्ट्स के हिसाब से। वो इतने मजबूर हो चुके हैं अपनी नौकरियों में, अपने नेताओं के लिए इतना पागल हैं कि वो अपनी जान को ताक पे रख के नौकरी या रैलियों में जाना पसंद करते हैं। और या फिर भारत की ज़्यादा बड़ी जनता एक जो है पोर्शन जो है लिटरेट है, अनपढ़ है, और उनको इन प्लानों के बारे में कुछ समझ नहीं आता। आर्टिकल आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल से बड़ा इजीली इसका आंसर निकाल लोगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में पूछा है जी कौन से मेजर रिकमेंड किए गए हैं हेल्थ रिलेटेड जो हीट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनसे फाइट करने के लिए। सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सरकार को क्लाइमेट लिटरेसी फैलानी चाहिए लोगों तक। सरकार को पॉलिटिकल गैदरिंग बंद कर देनी चाहिए आज से। सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, जिस दिन बहुत गर्मी पड़ रही हो बाजार ही ठप कर देना चाहिए। या सरकार को लोगों को, आम आदमी को एम्पावर करना चाहिए कि वो अपने आप को तैयार कर सके ऐसे क्राइसिस के लिए। तो बताओ भाई, ए और बी दोनों भी हो सकते हैं और बी एंड डी दोनों भी हो सकते हैं। तो देख लो कौन सा आपका आंसर है। दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कॉमन सेंस। फर्स्ट कमेंट पे फिर मैंने आंसर डाल दिए, वहाँ से कॉमन सेंस मैच करना है। थर्ड में पूछा है जी इनइलेक्टेबल क्या होता है, अच्छे से वर्ड करवा चुके हैं आपको। चौथे में पूछा है जी ऐसी चीज़ जिसको पकड़ना मुश्किल हो, तो मेरे ख्याल से 2-3 वर्ड्स इसके लिए करवाए हैं, एक लिख दोगे कोई भी आंसर बन जाएगा। पाँचवें छवें में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट के 2 चांस मिलेंगे आपको। फर्स्ट चांस मिलेगा इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में, और सेकंड चांस कहाँ मिलेगा जी बताता हूँ, रुको ना 1 सेकंड। सेकंड जो इम्प्रूवमेंट का चांस है वो आपको मिलेगा प्रोबेबली इन दिस पोर्शन। 7वें 8वें में 2 एरर्स हैं, ढूंढ लो कहाँ है। अब बताऊंगा तो वो फिर बताते ही पकड़ लोगे आप, खुद से भी तो आनी चाहिए पकड़नी। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं सभी के, बहुत मन लगा के बनाता हूँ ये आर्टिकल, ये क्विज़, ये नोट, सब चीज़ें पूरा भरपूर बेनिफिट लिया करो इनका, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमेशा रहने वाला है। जितना बेनिफिट रीडिंग का लोगे, इन क्लासेस से सीखोगे, इतना शायद आपको सेल्फ रीडिंग से या दूसरे किसी किताब को पढ़ के ना मिले। लाइक और शेयर दे दिया करो क्लास को, ताकि आगे फैल सके, दूसरों तक पहुँच सके। मुलाकात आपसे कर लेंगे, अंटिल देन। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।